हेलो दोस्तों, आप सही का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में चीनी वायरस के 553 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 8803 हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस की रफ्तार काफ़ी तेज है, वहीं हर दिन कई संक्रमित की इससे मौत भी हो रही है। झारखंड के सभी जिले से चीनी वायरस संक्रमित की पहचान की गई है। 553 नए मरीजों को मिलाकर झारखंड में अब कुल संक्रमितों की संख्या 8803 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी 110 के पार हो गई है। शिक्षा विभाग से अभिभावक बोले, चीनी वायरस की वैक्सीन आने के बाद स्कूल को खोला जाए। राज्य के सरकारी और निजी स्कूल चीनी वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन आने के बाद ही खोले जाएं। अधिकतर अभिभावक स्कूल खोलने के लेकर शिक्षा विभाग को यही सुझाव दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट पर दिए गए लिंक में अब तक 46,000 अभिभावकों ने सुझाव दिए हैं। इनमें से 80% से अधिक लोग वैक्सीन तैयार होने के बाद स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। वहीं कुछ ने अक्टूबर एवं नवंबर तक स्कूल खोलने पर सहमति जताई है। तो आपके हिसाब से कब स्कूल खुलना चाहिए, आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर दें। रांची में खुला प्लाज्मा थेरेपी सेंटर, प्लाज्मा डोनेट करने वालों को मिलेंगे 1000 रुपये। दुनिया भर में चीनी वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। देश में चीनी वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। झारखंड सरकार चीनी वायरस संक्रमण को रोकने की हर संभव कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में राजधानी रांची स्थित रिम्स में 28 जुलाई को हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रिम्स में यह पहला कदम है। राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी सेंटर के उद्घाटन से अब झारखंड में चीनी वायरस के गंभीर मरीजों का इलाज आसानी से हो सकेगा। भारत सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी को घटाया। चीनी वायरस संक्रमण की मार झारखंड को केंद्र से मिलने वाले राजस्व की हिस्सेदारी पर भी पड़ने वाला है। खबरों की माने तो भारत सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी को घटा दिया है। इसके पीछे चीनी वायरस संक्रमण के कारण राजस्व की कम वसूली बताया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो आम बजट में झारखंड के लिए केंद्रीय करों की हिस्सेदारी 25,978 करोड़ तय किया गया था। इस पर झारखंड सरकार ने कहा, ऐसे में झारखंड की स्थिति खराब हो सकती है। तो क्या केंद्र सरकार को झारखंड का राजस्व घटाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने कहा, बिहार के कारण हमारे राज्य में फैल रहे चीनी वायरस से मरीज। चीनी वायरस को लेकर बिहार सरकार के दावों पर पड़ोसी राज्य झारखंड ने गंभीर सवाल उठाया है। झारखंड सरकार ने सीधा आरोप लगाया है कि बिहार के कारण झारखंड में चीनी वायरस संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि चीनी वायरस संक्रमित मरीजों को बिहार से झारखंड लाया जा रहा है ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। झारखंड सरकार ने कहा वह ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। चीनी वायरस संक्रमित मरीजों को दूसरे राज्यों से झारखंड आने के कारण ही यह संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है। क्या बिहार से झारखंड में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों में होगी अच्छी बारिश। झारखंड के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने बताया कि 29 और 30 जुलाई को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। साथ ही 30 जुलाई को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। इस दौरान पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थान पर भारी बारिश तथा वज्रपात की आशंका है। मानव तस्करी की शिकार 60 लड़कियां एयरलिफ्ट होंगी। मानव तस्करों के चंगल से मुक्त कराई गई झारखंड की 60 लड़कियों और 2 लड़कों को सरकार एयरलिफ्ट कर दिल्ली से रांची लाएगी। इन्हें पहली बार सरकार एयरलिफ्ट कर रही है। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास विभाग और राज्य संसाधन केंद्र के संयुक्त प्रयास से इन्हें लाया जाएगा। 30 जुलाई तक इन्हें रांची लाया जाएगा, जहाँ से सभी को गृह जिले में भेज दिया जाएगा। सभी को फिलहाल दिल्ली के 17 शेल्टर होम में रखा गया है। क्या मानव तस्करी के मामले में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें। ओवैसी ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर PM मोदी को दी चेतावनी। सदियों चले विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का झगड़ा सुलझा दिया, लेकिन इसको लेकर अब नए सिरे से राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल IMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने को लेकर सख्त आपत्ति है। ओवैसी की दलील है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए PM मोदी इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, ओवैसी ने इस बहाने का एक बार फिर से बाबरी ढांचा गिराए जाने का जिक्र छेड़ दिया है। राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के मौजूद रहने की पूरी संभावना है। उनके अलावा भी केंद्र सरकार के बड़े मंत्रियों और भाजपा संघ के बड़े नेताओं का भी वहां उपस्थित रहने की उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर, शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल। चीनी वायरस की वैक्सीन बनाने में क्रम में सोमवार को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल में 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। दुनिया भर में चीनी वायरस वैक्सीन की खोज के लिए जो कोशिश हो रही है, उनमें जो वैक्सीन आखिरी फेज में है उसमें अमेरिका भी शामिल है। हालांकि अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक के जरिए बनाई गई वैक्सीन
सचमुच में चीनी वायरस से बचा लेगी। वॉलंटियर्स को भी यह भी नहीं बताया जाएगा उनको वास्तविक वैक्सीन दी गई है या फिर नकली वैक्सीन, इसका टेस्ट किया गया है। 2 खुराक दे जाने के बाद वैज्ञानिक इस बात का बहुत नज़दीक से अध्ययन करेंगे कि अपने रोज़मर्रा के काम करने के दौरान कौन सा ग्रुप ज़्यादा संक्रमित होता है। अगर सभी परीक्षण सफल हैं तो जल्द ही चीनी वायरस वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 को किया रद्द, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार में रखा कायम। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 को अवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा आईटी एक्ट की धारा 66 संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जो कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी को अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 66 नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का हनन है। इसके मुताबिक अब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट करने पर अब जेल नहीं होगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया एक अच्छा फैसला है? अगर है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। राफेल विमान रिसीव करने कल अंबाला जाएंगे एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू। राफेल विमान की पहली खेप कल बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने वाली है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना चीफ आर.के. भदौरिया इन राफेल विमानों को रिसीव करने पहुंचेंगे। राफेल की लैंडिंग से पहले एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। अंबाला वायुसेना स्टेशन राफेल लड़ाकू विमान का स्वागत करने के लिए तैयार की जा रही है। रूस से यूएई और वहां से भारत के लिए 5 राफेल विमान रवाना हो गए हैं, जो बुधवार को अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचेंगे और उम्मीद है कि दोपहर तक इन राफेल विमानों को भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो आप इसके लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। एक ट्रोलर ने लिखा कि काश कोरोना से मर जाते अमिताभ बच्चन। तो इस पर अमिताभ बच्चन ने दिया जवाब। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों चीनी वायरस के चलते अस्पताल में भर्ती है। जिस समय अमिताभ बच्चन को प्यार प्रार्थना और शुभकामनाओं की जरूरत है, ऐसे समय में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों जो नफरत फैला रहे हैं, उन्हें अमिताभ बच्चन ने यह जवाब दिया है। उन्होंने उस ट्रोलर ने लिखा था कि काश आपकी चीनी वायरस से मौत हो जाती। तो इस पर बिग बी ने लिखा, वे मुझे बताते हुए लिखते हैं कि आप काश चीनी वायरस के निधन हो जाते। इस पर सोशल मीडिया पर उस ट्रोलर की काफ़ी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूएई में आईपीएल कार्यक्रम को लेकर 2 अगस्त को हो सकती है गवर्निंग काउंसिल की बैठक। इस साल यूएई में आयोजित होने वाले आईपीएल 2020 के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 2 अगस्त को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में कार्यक्रम के साथ साथ यूएई में अन्य प्रमुख व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। चीनी वायरस के कार्य की वजह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर हाल ही में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने ऐलान किया था कि इस साल आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक यूएई में होगा। 72 घंटे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के खाते में आएंगे इस स्कीम के पैसे। मानसून के इस सीजन में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, वहीं कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 को है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते तो इस स्कीम के तहत आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इसमें अगर आपको अपने पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। चीनी वायरस को लेकर बेनकाब हुआ ड्रैगन, चीनी डॉक्टरों ने खोल दी सारी पोल। चीन में प्रारंभिक कोरोना वायरस के मामले को पता लगाने वाले एक डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर उसके केंद्र वुहान में इस महामारी की प्रारंभिक स्तर पर लिपापोती करने का आरोप लगाया है और कहा जब वे जांच के लिए गए तब सबूत पहले से ही नष्ट कर दिया गया था। बीबीसी से बातचीत में डॉक्टर ने कहा कि वे मानते हैं कि चीन वायरस शुरू होने पर स्थानीय अधिकारियों ने इस बीमारी के पैमाने को छिपाया। हांगकांग के सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं चिकित्सक प्रोफेसर क्योंग यूंग यून ने बीबीसी से कहा कि वुहान के वन्यजीव बाजार में सबूत नष्ट कर दिया गया और चिकित्सक निष्कर्ष के प्रति जवाबी कार्रवाई बहुत धीमी थी। इसका मतलब चीन ने पूरी दुनिया में जानबूझकर चीनी वायरस को फैलाया है। तो क्या इसके लिए चीन को कुछ सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसा अगर है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की यह नई बिल्डिंग भारत और मॉरिशस के संबंधों में एक नया अध्याय की तरह होगी। इस बिल्डिंग को बनाने में भारत की तरफ से वित्तीय मदद के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर मदद दी गई है।
ऐप बैन पर भड़का चीन, बोला जानबूझकर चाइनीज कंपनियों के काम काज में रोड़े बन रहा है भारत। भारत के जिस तरह से चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, उससे चीन को बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहले 59 ऐप मोबाइल ऐप को प्रतिबंध लगा, उसके बाद से इसे कुल 47 ऐप पर प्रतिबंध कर दिया गया। इसके अलावा करीब 200 और मोबाइल ऐप को चिन्हित किया गया है, जिन्हें भारतीय बाजार के बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इन कदमों पर नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास के बेहद सख्त बयान जारी करते हुए इसे चीन की कंपनियों ने कानूनी अधिकार को उल्लंघन बताया और इससे धमकी दी है कि चीनी कंपनियों के हितों के रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। झारखंड के जिलों में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। झारखंड के सभी जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत होगी। इसमें प्रवासी मजदूरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी शुरू कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को कार्रवाई निदेशक बनाया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार की योजना और झारखंड के गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए इसका चयन किया गया है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।